ये आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ पढ़ना है, देखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और उसके प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रिवीजन वीडियो है। यदि आपको पूरा डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा ये चैप्टर के, और उस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन जो है 4 प्रकार के होता है। ऐसे मेन रूप से 3 होता है 3, लेकिन और भी होता है प्रकार, लेकिन हमको 3 मेन रूप से पढ़ना है। फर्स्ट है एल्किल, इसको R से सूचित किया जाता है। सेकंड है एल्केन, थर्ड है एल्कीन, फोर है एल्काइन। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ये चारों ग्रुप का हमसे सूत्र समान सूत्र पूछ देता है। तो देखिए एल्किल का समान सूत्र है CnH2n+1 और एल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2 और एल्किन का सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो सूत्र हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है प्रकार है हाइड्रोकार्बन के, ये सूत्र है समान सूत्र। और यहाँ पे अनुलग्न क्या होता है? जो बाद में लगता है, जो अंत में लगता है, अनुलग्न। यहाँ पे देखिए क्या होगा अनुलग्न। एल्किल का अनुलग्न होगा इल, जो लास्ट में है ना वही अनुलग्न होगा। देखिए एल्किल है तो यहाँ पे इल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इल होगा। एल्केन है तो यहाँ पे एन होगा। ठीक है, एल्किन है तो यहाँ पे इन होगा, यहाँ पे आइन होगा। एल्काइन है तो यहाँ पे आइन होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे सूत्र या फिर फार्मूला बनाने का। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका फंक्शनल ग्रुप का, क्रियात्मक समूह का। फंक्शनल ग्रुप, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। देखिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है क्रियात्मक समूह। फर्स्ट है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। इसको हाइलाइड या फिर कोई भी हाइलाइड मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जितना भी हाइलाइड है, हाइलाइड ग्रुप के क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हाइलाइड है, इसलिए इसको हाइलोजन ग्रुप के है, इसलिए इसको हाइलाइड बोलते हैं। जितना भी हाइलाइड है सब, जैसे क्लोरीन है तो इसको क्लोरो कहेंगे। यहाँ पे देखिए
समूह लिखते हैं पहले, फिर अनुलग्न लिखेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे। समूह में फर्स्ट है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर हाइलाइड। हाइलाइड में क्या क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर यदि जो क्लोरीन है तो क्लोरो होगा, यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमो होगा, या फिर आयोडीन है तो आइडो होगा। ठीक है, और इसका समान सूत्र होगा, सिर्फ Cl होगा। यहाँ पे ये चिन्ह रहना चाहिए, ब्रोमीन होगा Br, ब्रोमीन होगा Br, आयोडीन होगा I। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड समूह है, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड समूह है एल्कोहल का। सेकेंड समूह है एल्कोहल। इसका अनुलग्न जो है ऑल है, ऑल, ALL ऑल नहीं, ऑल। और इसका सूत्र OH है, OH माइनस। सेकेंड, थर्ड है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसका जो अनुलग्न है अल है या फिर एल है, और इसका समान सूत्र CHO होता है। और इसका संरचना सूत्र जो है C तो वैसे ही रहेगा, और O जो है यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड से, और H एक सिंगल बॉन्ड से रहेगा। ठीक है, ये बॉन्ड वॉन्ड जो है आगे बताया जाएगा, डिटेल चैप्टर में बॉन्ड का जिक्र किया जाएगा। ये शॉर्ट वीडियो है, रिवीजन है, इसलिए इसमें इसका कारण नहीं बताया जा रहा है। 4 है इसमें कीटोन। कीटोन इसका जो है ऑन होगा अनुलग्न, और इसका सूत्र जो है CO होगा, और दोनों साइड बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसको बॉन्ड पढ़ते हैं। 5 जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो है अनुलग्न ओइक अम्ल होगा, ओइक अम्ल। और इसका सूत्र जो है बॉन्ड COOH रहेगा। इसका संरचनात्मक सूत्र जो होगा COO और OH रहेगा। ठीक है, ये संरचनात्मक सूत्र है और ये समान सूत्र है, दोनों इसी का है। यहाँ भी देखिए वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। 6 नंबर, 6 एल्कीन है, 6 एल्कीन है। इसमें होगा इन होगा और डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जहाँ रहेगा एल्कीन समझिएगा। 7 है एल्काइन, इसका अनुलग्न आइन होगा। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और 8 है एल्कीन, इसका जो है अनुलग्न इल होगा, और ये R होगा। R क्या है? R हम अभी ऊपर बता चुके हैं। R का फॉर्मूला देखिए, एल्किल है, एल्किल का फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। और एल्किन, एल्कीन, एल्काइन के भी बता चुके हैं, तीनों का फॉर्मूला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप चार्ट के रूप में बना के रख लीजिए और कहीं पे साट दीजिएगा ताकि ये आप भूले नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब IUPAC नामकरण सीखते हैं। IUPAC नामकरण में 3 बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, IUPAC नामकरण के टोटल यहाँ नियम हम लिख देते हैं। यहाँ पे होगा IUPAC नामकरण। ठीक है, देखिए फर्स्ट बात यहाँ पे क्या ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला
को चुनना है। जिस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह भी हो। क्रियात्मक समूह कैसे? जिससे डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन, एल्काइन, ये हो, ठीक है, वो वाला श्रृंखला चुनना है। उसके बाद सेकेंड में क्या करना है? अंकन करना है, नंबरिंग करना है, ठीक है। सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला को चुनना है, ठीक। ये सबसे पहले याद रखिएगा आप कि सबसे लंबा, कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला को चुनना है पहले, और सेकंड में अंकन करना है, ठीक है। अंकन कैसे कीजिएगा? तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में ए में क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह हम बताए हैं पीछे, ठीक है। और प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। अंकन ऐसे करना है जिससे कि क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, और दोनों को लेकर चलना है। दोनों को लेकर चलना है, ना कि एक ही सिर्फ क्रियात्मक समूह के लेकर नहीं चलना है, दोनों के, क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी दोनों को लेकर चलना है, दोनों को लेकर चलना है, ठीक है। अब देखिए नामकरण कैसे होगा, थर्ड पॉइंट है, नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखना ही, ठीक है। देखिए यहाँ चार्ट हम बना लेते हैं एक, यहाँ पे उपसर्ग होगा, ठीक है, और यहाँ मूल शब्द होगा, और यहाँ प्रत्यय होगा, और यहाँ भी प्रत्यय होगा। उपसर्ग जैसे कि क्लोरीन के लिए होगा क्लोरो, कलर चेंज कर लेते हैं, क्लोरीन के लिए होगा क्लोरो, ब्रोमीन के लिए होगा ब्रोमो, आयोडीन के लिए होगा आइडो, पहले हम इसको बता चुके हैं, आइडो। CH3 के लिए होगा मेथिल। देखिए CH3 क्या है? C में देखिए C एक है, H3 है, तो CnH2n+1 के रूप का हो रहा है, तो इसको हम क्या बोले थे? R, इसलिए यह क्या है? R, और R क्या होता है? तो R के उपसर्ग होता है इल, इसलिए यह मेथिल है, ठीक है। मेथिल हो गया, इतना हो गया उपसर्ग। और मूल शब्द देखिए, मूल शब्द होगा मेथ होगा, एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए एथ होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा, 4 के लिए ब्यूट होगा, 5 के लिए पेंट होगा, 6 के लिए हेक्स होगा, 7 के लिए हेप्ट होगा, 8 के लिए ऑक्ट होगा, ठीक है। ये मूल शब्द है, इसको याद रखिएगा। और प्रत्यय क्या लगेगा? एल्केन के लिए N लगेगा, एल्किल के लिए, एल्किन के लिए इल लगेगा, इन लगेगा, और एल्काइन के लिए आइन लगेगा, ठीक है। और प्रत्यय क्या होगा?
प्रत्यय में अभी सबसे लास्ट वाला प्रत्यय में फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है। OH सॉरी OH के लिए ऑल आएगा, COOH के लिए होगा ओइक अम्ल, CHO के लिए होगा अल या फिर एल। पहले हम बता चुके हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। और CO के लिए होगा, CO देखिए दोनों साइड बॉन्ड है, CO के लिए होगा ऑन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यदि आपको ये चार्ट याद है तो आप IUPAC नामकरण लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फर्स्ट है ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्यूटेन है, तो यहाँ देखिए ब्यूट क्या आता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमको जानकारी मिल गया कि 4 कार्बन होगा, और N है तो N देखिए कहाँ आ रहा है, N आ रहा है एल्केन में, ठीक है। तो एल्केन में क्या होता है, एल्केन के फॉर्मूला होता है, एल्केन देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए हम लिखाए हैं एल्केन, CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन आएगा, ठीक है। अब 4 कार्बन आएगा तो एल्केन भी है इसमें, तो हाइड्रोजन कैगो आएगा, तो 4 दूनी 8, 2 10 गो आएगा। तो देखिए पहले नंबर 4 कार्बन हम लिख लेते हैं, सबके साथ एक एक बॉन्ड बना देते हैं। अब हमको पता है कि 4 ब्यूटेन है, N आ रहा है तो 10 गो इसमें आएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। 3 हो गया, 3 हो गया, 6 4 10, ये ब्यूटेन होगा। इसको N ब्यूटेन भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। अब B होगा, देखिए B में भी ब्यूटेन ही होगा, लेकिन इसका जो संरचना है वह बदल जाएगा। देखिए कैसे, 2 गो हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये जो है नियो ब्यूटेन है, नियो ब्यूटेन। अब ये कैसे आया, ये संरचनात्मक समावयवता है। समावयवता आगे पढ़ेंगे, डिटेल वीडियो में समावयवता को बताया गया है, इसलिए इसमें नहीं बताया गया। देखिए आगे चलते हैं। ब्यूटेन के समावयवता हो गया 2 गो, याद रखिएगा ब्यूटेन के 2 समावयवता होता है, आ सकता है एग्जाम में, इसको मिटा देते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिए पेंटेन। अब पेंटेन के टोटल 3 समावयवता होता है। फर्स्ट समावयवता देखिए पेंटेन 5 है, तो 5 गो होगा पहले कार्बन को पहले कर दीजिए, 3 4 5, ठीक। पेंटेन है, N है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 12 गो होगा हाइड्रोजन। सूत्र के सहायता से हम सब पता कर रहे हैं, N आ रहा है लास्ट में, तो N एल्केन आता है, ठीक। एल्केन के सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, इसलिए यहाँ पे 12 गो हाइड्रोजन आएगा। ये देखिए ये N पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, N मतलब होता है नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिए B इसका समावयवता होगा, 20 समावयवता। यदि हम 4 कार्बन को रहने दिए, ठीक है,
उसके बाद कार्बन को, 5वां कार्बन को यहाँ लगा दें तो ये जो बनेगा ये बनेगा आइसोपेंटेन। देखिए सब कुछ सही है, इसमें हाइड्रोजन भी 12 है, कार्बन भी 5 है, इसलिए इसको आइसो बोलते हैं, आइसो पेंटेन। अब ये नाम कैसे पढ़ रहा है, आइसो, नॉर्मल, नियो, ये आपको 11 में जाइएगा तो समझाया जाएगा, ये आपका सिलेबस का नहीं है। अब देखिए कार्बन 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 3 हो गया, अब चौथा कार्बन यहाँ, 5वां कार्बन यहाँ, ठीक है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी सब कुछ सेम है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, ठीक है। लेकिन इसका जो नाम होगा वो वह नियोपेंटेन होगा। अभी यह नामकरण कैसे पड़ रहा है ये आपको 11 में समझाया जाएगा, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। एन पेंटेन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ कार्बनिक यौगिक है और उसका कुछ रासायनिक गुणधर्म है जिसको आप देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक लेते हैं, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट गुणधर्म है, यहाँ पे गुणधर्म लिखते हैं कार्बनिक यौगिक के, ठीक है। और यहाँ पे अभिक्रिया, अब जैसे जैसे हम चार्ट बना रहे हैं वैसे वैसे बनाते चलिए, उसके बाद हम समझा देंगे। फर्स्ट गुणधर्म है दहन। दहन मतलब जलना, जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो CO2 प्लस ऊष्मा देता है, ठीक है। उसी प्रकार CH4 को O2 के साथ जलाया जाता है तो CO2 प्लस H2O देता है। अब देखिए CH4 के हम क्या पढ़ें, तो CH4 के आप सूत्र के सहायता से पढ़ सकते हैं। यदि आपको याद भी नहीं है तो आप सूत्र के सहायता से इसका मान निकाल सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये कौन सूत्र पर बैठ रहा है, देखिए CnH2n प्लस 2 पर बैठ रहा है। एक यहाँ रखिएगा तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अब CnH2n प्लस 2 किसका फॉर्मूला होता है वो पहले देखिए। देखिए यहाँ पे आपको लिखा दिए हैं Cn एल्केन का होता है, ठीक है। अब एल्केन के यहाँ पे उपसर्ग लगेगा N, ठीक है, और कार्बन है 1 तो मेथेन है, इसका नाम मेथेन है, ठीक है। यदि आप कभी भी भूल जाएं तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ भी H2O प्लस ऊष्मा निकलता है। सेकेंड अभिक्रिया है कार्बनिक यौगिक की ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया जितना भी लिखवा रहे हैं इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, देखिए CH3 CH2OH। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है, दोनों एक ही है। इसको बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल, ठीक। इसका नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एथिल अल्कोहल का सूत्र, यदि एथिल अल्कोहल को KMnO4 या फिर K2Cr2O7
ये दोनों क्या है, तो ये दोनों अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया को तेज कर देता है। उससे प्राप्त होता है CH3COOH, जिसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको एथेनोइक अम्ल है। ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा काम देगा। सॉरी, CH2O होगा। CH2O। चलिए इसको हाईलाइट करते हैं, ये फार्मूला। ये फार्मूला हो गया एक, और दूसरा ये वाला एथेनोइक अम्ल का। इसमें दो फार्मूला आप याद रखिएगा। अब थर्ड अभिक्रिया यहाँ पे है संयोजन या फिर प्रतिस्थापन का। ठीक है, देखिए क्या होता है। ये साबुनीकरण में आपको बहुत समझने में सहायता करेगा, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। या फिर प्रतिस्थापन, एल्किल कोई भी ग्रुप है, एल्किल के क्या होता है सूत्र, तो CN, एल्किल क्या होता है CnH2n+1। ठीक है, तो इस रूप के कोई भी समूह आएगा वह एल्किल है। तो उसका जो R होगा, यदि कार्बन के साथ, और ये कार्बन अगला कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ फिर R होगा। ठीक है, और ऐसे रूप में कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक आ जाए और उसको निकेल या फिर पैलेडियम के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है, तो R देखिए ये संतृप्त है, असंतृप्त है। यहाँ डबल बॉन्ड है ना, इसलिए यहाँ पे असंतृप्त है। अब यहाँ पे असंतृप्त और संतृप्त पढ़ाना मुश्किल है, आप डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। R है और C एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। R यहाँ पे देखिए स्थान कम हो रहा है, इसलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। R ये देखिए यहाँ पे एकल बॉन्ड है, ये संतृप्त हो गया, असंतृप्त से संतृप्त हो गया। अब देखिए संयोजन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्त से संतृप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें उतना खास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला थर्ड अभिक्रिया में, सेकेंड अभिक्रिया में ये याद रखिएगा। एथेनोइक या फिर एथिल अल्कोहल के सूत्र याद रखिएगा, CH3CH2OH या फिर C2H5OH, दोनों एक ही सूत्र है। या फिर एथेनोइक अम्ल के सूत्र याद रखिएगा। अब फोर्थ अभिक्रिया है प्रतिस्थापन। जैसे कि CH4 हो गया और Cl2 हो गया, इसको सूर्य प्रकाश में रखने पर CH3Cl बना देगा और HCl बना देगा। ठीक है, जो Cl है वो प्रतिस्थापित कर देता है एक हाइड्रोजन के। ठीक है, इसलिए CH3Cl बन गया है। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ अभिक्रिया है बुर्ज अभिक्रिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें CH4 है और क्लोरीन है। ठीक है, तो CH3Cl
प्लस HCl तो बन रहा है, ठीक है। अब यदि CH3Cl को सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाए तो NaCl प्लस C2H6, इसको बोलते हैं एथेन, ठीक है। C2H6 को बोलते हैं एथेन, तो NaCl बन जाता है बुर्ज अभिक्रिया, इसी को बुर्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, उसमें अभिक्रिया कैसे होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अच्छा से इसको लिख लीजिएगा। दहन हो गया, संयोजन प्रतिस्थापन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, बुर्ज हो गया, पांचों अभिक्रिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम दे रहे हैं, उसको भी याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, फर्स्ट है ए नंबर में है एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH या CH3CH2OH, पहले बता चुके हैं एथेनॉल। अब देखिए अभिक्रिया के यहाँ पे नाम होगा, अभिक्रिया के नाम, और यहाँ पे अभिक्रिया कैसे हो रहा है और उससे क्या निकल रहा है उसको दर्शाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट अभिक्रिया, उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, C2H5OH को गर्म करने पर C2H4 प्लस H2O बनता है। अब H2O जो है भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, इसलिए। और C2H4 क्या है? ये एथीन है, ठीक है, इसका नाम एथीन है, C2H4। और सेकेंड अभिक्रिया है इसका सोडियम के साथ, सोडियम के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया, ठीक। तो देखिए C2H5OH प्लस Na से मिलकर बनता है C2H5ONa प्लस H2। अब देखिए इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। ये जो नाम है इसको आप याद रखिएगा, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड। अब यहाँ पे सेकेंड जो यौगिक है वो है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। फर्स्ट है एस्टरीकरण, एस्टीकरण इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, CH3COOH जो है एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल के पहले सूत्र हम बता चुके हैं। इसमें C2H5OH के साथ अभिक्रिया कराने पर, C2H5OH क्या है? C2H5OH एथेनॉल है। एथेनोइक अम्ल के साथ एथेनॉल के अभिक्रिया कराने पर CH3COO C2H5 मिलेगा और H2O मिलेगा, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं एस्टर। C2CH3COO C2H5 को बोलते हैं एस्टर, ठीक है। इसलिए इसको एस्टीकरण कहते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया।
यदि आपसे पूछा जाए एस्टीकरण अभिक्रिया, तो आप एथेनोइक अम्ल के साथ एथेनॉल का अभिक्रिया करवाएंगे। और सेकेंड है इसमें क्षारक के साथ, जैसे कि इसमें क्षारक के साथ होगा अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया से साबुन बनता है, इसलिए इसको साबुनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि CH3COOH, CH3COOH जो एथेनोइक अम्ल है, उसमें यदि NaCO3 मिलाते हैं तो CH3COONA, ठीक है, बनेगा, और प्लस CO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा। अब यदि CH3COOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, तब पर भी CH3COO Na बनेगा और CO2 प्लस H2O ही बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो है CH3COO Na, ये एक साबुन के सूत्र है। इसमें कुछ और ऐड होगा, वो आगे हम बताएंगे, लेकिन मूल रूप से यही है साबुन के सूत्र। यहाँ पे थर्ड है कार्बोनेट CO3 या फिर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोकार्बोनेट क्या होगा, HCO3 होगा। ठीक है, CH3COOH प्लस NaCO3 के साथ अभिक्रिया होगा, तो CH3COO Na बाहर होगा और CO2 प्लस H2O निकलेगा। अब यदि जो CH3COOH की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ होता है, तो CH3COO Na बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा। दोनों अभिक्रिया सेम है, इसलिए ये अभिक्रिया और साबुनीकरण की अभिक्रिया दोनों सेम है, इसलिए दोनों में से कोई एक ही याद रखिएगा। इसको चलिए एक डायग्राम में फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे साबुन और अपमार्जक। साबुन, हेडिंग डालिएगा, साबुन और अपमार्जक। ये क्या होता है? फर्स्ट है ए में साबुन देखेंगे, नाम, अभिक्रिया के नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे अभिक्रिया। फर्स्ट है एस्टर से साबुन। अब एस्टर का सूत्र पहले हम बता चुके हैं, जो होता है CH3COO यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एस्टर का सूत्र CH3COO C2H5 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलाने से CH3COO Na प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ये एस्टर से साबुन बनता है। ये जो है एस्टर से साबुन बनने की विधि है, यहाँ हम हाईलाइट कर देते हैं। ये जो है एस्टर है, ठीक है, इसलिए इसको एस्टर से साबुन बनेगा, से साबुन बनता है। और सेकेंड है यहाँ पे सेकेंड है उच्च वसा या तेल से साबुन। साबुन दो तरह से बनता है, एस्टर से और उच्च वसा और तेल से। तो उच्च वसा जैसे कि हो गया एक होता है पामिक एसिड और एक होता है अस्टेरिक एसिड। ठीक है, यहाँ देखिए दो कंडीशन है।
एक होता है पामिक एसिड का सूत्र होता है CH15H31COOH। यदि इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो C15H31COONA बनेगा, ठीक है, और प्लस H2O। ये जो है सूत्र, ये साबुन का सूत्र है, ठीक है। यदि एग्ज़ाम में दिया जाता है तो ज़्यादा करके यही सूत्र दिया जाएगा और एक अगला सूत्र दिया जाएगा जिसको हम अभी लिख रहे हैं। सेकंड है, ये पामिक एसिड है, ये जो है C15H31COOH है पामिक एसिड, और बी है C17H35COOH अस्टेरिक एसिड, इसको बोलते हैं अस्टेरिक एसिड प्लस NaOH। इससे मिलकर बनता है C17H35, यहाँ देखिए C15 है, यहाँ H17 है, और H35COONA प्लस H2O। अब देखिए ये सूत्र और ये सूत्र दोनों साबुन के ही सूत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं साबुन के सूत्र। आपसे कभी सूत्र पूछ लिया जाएगा तो यही सूत्र मारिएगा, ऑप्शन में ये दोनों रहेगा या दोनों में से एक रहेगा। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे हम देखते हैं साबुन के कार्यविधि। साबुन के कार्य विधि। साबुन देखिए क्या होता है, ये एक जो है तेलकृत या फिर गंदा पदार्थ है, ठीक है। इसमें जो होता है ऐसे 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 करके चारों बगल से लटक जाता है। ये जो है COONA कूना है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। और ये जो है जल विरागी शीरा है, जल विरागी है, और यह जल रागी है, ठीक है। ये जो है ये और ये साबुन के संरचना है, ठीक है। आप यहाँ पे गोल अच्छा से बना लीजिए, गोल है पूरा। ये भी गोल है और ये भी गोल है, सब गोल है। ये साबुन के संरचना है। बीच में यदि मैल है, ठीक, तो मैल में जाके जल विरागी शीरा है जो चिपक जाता है, और जल रागी शीरा जो है वह जल के साथ चिपक जाता है, और जब जल बाहर निकलता है तो ये जो है मैल को साथ में लेकर निकलता है। यह है साबुन के संरचना, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये टेढ़ा मेढ़ा जो है जल विरागी शीरा है, और ये जो गोल है जल रागी शीरा है। इसको मुंह कहते हैं जल रागी शीरा को, और इसको पूछ कहते हैं, ठीक। अब अपमार्जक या फिर सर्फेक्सल पाउडर या फिर डिटर्जेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन कुछ बात जो है वह हम जान लेते हैं। अपमार्जक या फिर सर्फेक्सल पाउडर जो घर में इस्तेमाल होता है, या फिर डिटर्जेंट। ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं। अपमार्जक जो है उच्च वसा अम्ल के सल्फोनिक
सल्फोनिक लवण होता है। ठीक है, यहाँ पे सल्फोनिक इम्पोर्टेंट है, सल्फोनिक शब्द को आप याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो चैप्टर नंबर 4 का यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अब यदि इसमें कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप पहले पूरा डिटेल वीडियो देखें, उसके बाद ये समझें। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ये पूरा नोट्स है। चलिए हम रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।